लोग बायोमोलिक्यूल और यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसको एज अ यूनिट ट्रीट करके इसका जेई मेंस और एडवांस का पीवाईक्यू देखने वाले हैं 41 ईयर्स। ठीक है, तो ये हम लोग अभी चेक करेंगे। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। टॉपिक 1 बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, दो टॉपिक है इसमें, एक बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आज बायोमोलिक्यूल्स जितना हो पाएगा इस लेक्चर में करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे से करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप 1, जिसमें ओनली वन करेक्ट ऑप्शन होता है। ये आपके जेई मेंस का पैटर्न भी होता है। जेई मेंस में आपका बेसिकली वन करेक्ट ऑप्शन ही पूछा जाता है। जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन होता है ना, मल्टी करेक्ट, वो आपका एडवांस का पैटर्न में आता है, तो वो जे एडवांस में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी पहले हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सिर्फ मेंस में आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर लोड हो रहा है। जब तक लेक्चर लोड हो रहा है मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई एम श्रेय कश्यप। 2021 में मैंने जेई मेंस क्वालिफाई किया है और जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, जेई मेंस मेरा परसेंटाइल 97.1 था और जेई एडवांस में मुझे अच्छे रैंक आई थी। ठीक है, तो मैंने ये फिर तो लोड हो गया होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये कब आया था आपका 2019 जेई मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, ये 12 अप्रैल को शिफ्ट 2 में। अच्छा, ये शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 क्या होता है? जेई मेन का एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में कंसिडर किया जाता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 आपका होता है 9 AM टू 12 नून, मतलब सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, 12 नून। ठीक है, और शिफ्ट 2 होता है आपका 3 PM टू 6 PM, 3 बजे शाम से लेकर के 6 बजे शाम तक। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक शिफ्ट आपको मिलेगा। इसको शिफ्ट 2 बोलते हैं, इसको शिफ्ट 1 बोलते हैं। तो आप लोग इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आपका एग्जाम तो इसी टाइम पे होगा मेंस का। ठीक है, और जे एडवांस भी 2 शिफ्ट में होता है, लेकिन मेंस में और एडवांस बेसिकली एक डिफरेंस है कि मेंस में आपको दोनों में से कोई एक शिफ्ट मिलेगा एक दिन, किसी एक दिन का, और एडवांस में आपको दोनों ही शिफ्ट में एक ही दिन बैठना पड़ता है। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा एक ही दिन में 2 एग्जाम देने के लिए, है ना। कुछ टाइम डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो ये सब बातें तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ग्लाइकोजन के बारे में? इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू अमाइलोस। नहीं, वो तो ब्रांच्ड होता है। देखिए ग्लाइकोजन कैसा होता है, ग्लाइकोजन बेसिकली अमाइलोपेक्टिन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा अमाउंट में होता है, और अमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन आपका ब्रांच्ड चेन होता है, मतलब ब्रांच्ड होता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर नहीं, जैसे ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर चेन्स है और इनके बीच में ऐसे ऐसे ब्रांचेस ये लोग जुड़े रहेंगे आपस में। ठीक है, सिंपल व्यू है, अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो सही है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा था। तो वो कुछ इस तरह का असली में दिखेगा आपको, है ना, इस तरह से ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये इनसॉल्यूबल वाटर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट होते हैं अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोज आपका वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का या फिर ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजन आपके स्ट्रेट चेन पॉलीमर नहीं है, ब्रांच्ड पॉलीमर है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ये सही ऑप्शन है क्वेश्चन का। सारे ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं फॉर आवर नॉलेज। वैसे तो आंसर हम लोग को मिल गया, ऑप्शन ए है। ठीक है, सारे ऑप्शन में एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। ऑप्शन बी क्या है हम लोगों का? ऑप्शन बी में गिवन है ओनली अल्फा लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। तो देखिए ग्लाइकोजन में आपको पता होगा कि सिर्फ अल्फा लिंकेज ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स में आपके सिर्फ और सिर्फ अल्फा लिंकेज ही प्रेजेंट होते हैं, ये सही बात है। ठीक है, आप लर्न कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। सी ऑप्शन है इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में वो प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। इसके बारे में आपको फैक्ट बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा बायो से रिलेटेड है, आप लोग को उतना नहीं जानना है, फिर भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि ग्लाइकोजन, जैसे हम लोग के बॉडी में जब ग्लूकोज जाता है तो लिवर और मसल्स में ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो जो आपका ग्लाइकोजन होता है
उस फॉर्म में ग्लूकोज आपके बॉडी में स्टोर रहता है, और जब ज़रूरत पड़ता है फिर कुछ एंजाइम होते हैं जो इनको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो ग्लूकोज बॉडी को जब नीड होता है तो बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या, इट इज़ प्रेजेंट इन सम यीस्ट एंड फंगी। हाँ, कुछ यीस्ट और फंगी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें सही है। आपको ऑप्शन ये देखते ही पता चल गया था ये गलत है, बाकी सब तो सही बातें हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपको गलत इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइकोजन, तो इनकरेक्ट ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए। ये कब पूछा गया था, इतना तारीख को 2019 को जेई मेंस में 12 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आरएनए, मतलब नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है अबाउट आरएनए। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट आरएनए, इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए जो आपको लगता है डाउटफुल स्टेटमेंट्स है उनको आप रहने दीजिए, क्योंकि ना एक आपको क्लियर, जैसे कुछ बायो से रिलेटेड पॉइंट्स भी इसमें मेंशन्ड होते हैं, तो अगर आप बायो उतना आपका स्ट्रांग नहीं था क्योंकि आपने 11-12 में पढ़ा ही नहीं है, तो लेकिन आप लोग बायोमोलिक्यूल्स क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़े हैं, तो उसी से रिलेटेड एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिससे आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, फिर क्या, इट हैज़ ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो क्या आपको पता है कि जो आरएनए होता है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। दो तरह का आपके पास आरएनए होता है, एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एक होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। दो तरह के आपके पास आरएनए होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। तो यहाँ क्या लिखा है, इट हैज़ ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड। ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, कभी कभी सिंगल स्टैंड भी हो सकता है आरएनए। और सिंगल स्टैंड में भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे सिंगल स्टैंड हो, सिंगल स्टैंड में ही कभी कभी क्या होता है, लास्ट का लूप खुद में ही फोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो डबल स्टैंड की तरह दिखता है लेकिन वो होता है सिंगल स्टैंड ही आपका। ठीक है, तो जो आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है उसके पास में। ठीक है, हेलिक्स सिंगल स्ट्रैंड ही होता है और कुछ समय बाद वो फोल्ड हो जाता है आपस में। ठीक है, तो आपका जो आरएनए है वो ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं रखता है। ठीक है, कभी कभी रखता है, कभी नहीं भी रखता है। और डबल क्यों हो जाता है, क्योंकि उसी के ऊपर वो फोल्ड हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो जहां भी आपको ऑलवेज दिखे ये सब वर्ड्स में, तो आपको वैसे भी ट्रिगर हो जाना चाहिए। जैसे आपको कोई क्वेश्चन में दिख गया ऑलवेज, ये अभी के लिए नहीं, किसी भी एमसीक्यू के लिए टिप्स है ये सब। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टिप्स आप अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए अगर आप भूल जाते हैं तो। ऑलवेज दिखे, नॉट दिखे, ट्रू फॉल्स, ये सब नॉट ट्रू नॉट फॉल्स, ये सब स्टेटमेंट जैसे ही आपको दिखे ना, ऑलवेज, नॉट ट्रू, है ना, ये सब जो कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो आगे आगे आते जाएगा, जैसे क्वेश्चंस में बताते जाऊंगा, ये सब वर्ड्स आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये सब आपको क्वेश्चन में देखते ही एमसीक्यू करने का तो सबको ही कर लेगा, लेकिन जितना फास्ट आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको और भी क्वेश्चंस के लिए और उतना टाइम मिलेगा। इसीलिए तो आपको ये सब वर्ड्स पे ध्यान देके जल्दी से एमसीक्यू कर लेना है ना, एमसीक्यू करने का यही सब तरीका होता है। फिर क्या, इट कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो देखिए नॉट ट्रू पूछा तो नॉट ट्रू तो हम लोग को मिल गया ये वाला, बाकी ये सब करता है वो, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है ना। देखिए तीन तरह के आपके पास आरएनए होते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको फुल फॉर्म में, एमआरएनए। दूसरा होता है आपका आरआरएनए, ये होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। और एक तीसरा होता है आपका टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। तो इनका पूरा फंक्शन आप लोग को बायो में पढ़ना है, तो बायो आप लोग अगर जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो तीन नाम आप बस समझ लीजिए, इसका अंदर का बेसिक इतना समझ लीजिए, इसका डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं थी, ऐसी मैंने बता दिया। ठीक है, और इट यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये तो थोड़ा सा ये है, लेकिन यूजुअली लिख दिया है इसीलिए, लेकिन यहाँ ऑलवेज था इसलिए हम लोग इसको रखे हैं। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, हाँ ये बात सही है, न्यूक्लियस में रहता है। अब जैसे आजकल वायरसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, तो वायरस के पास आपका आरएनए होता है। ठीक है, इसीलिए वो जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं, क्योंकि आरएनए आपका डीएनए से कम स्टेबल होता है। और देखिए जो चीज़ अनस्टेबल होगा वो जल्दी जल्दी आपका चेंज होगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो आरएनए में म्यूटेशन बहुत पॉसिबल है जल्दी जल्दी, और डीएनए में बेसिकली उतना म्यूटेशन पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ जो डीएनए है वो उतना जल्दी म्यूटेट नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए एक स्टेबल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो आरएनए आपका म्यूटेट होता है और डीएनए म्यूटेट उतना फास्ट नहीं होता है जितना आरएनए होता है। ठीक है,
तो इसलिए आप लोग सुनते भी होंगे कि वायरस म्यूटेट होते हैं, और ये वो आजकल बहुत डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर। जब से कोविड-19 का ये पैंडेमिक सिचुएशन आया है हम लोग के पूरे वर्ल्ड पे। तो ठीक है, ये सब बात बाद में करेंगे। अभी इसका आंसर बी ऑप्शन है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ आपको गिवन क्वेश्चन में पूछा गया है, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आर रेस्पेक्टिवली। ये 2019 में 10 अप्रैल को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो आपको नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स पूछा गया है ना, इन लीनियर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो एक प्लेलिस्ट है मेरा बायोमोलिक्यूल्स का, वो बेसिकली मैंने खाली ट्रिक्स के लिए ही बनाई हुई थी। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत अच्छे से बताया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, डाइसैकेराइड, इन सबको कैसे याद रखना है। मैंने एडेनिन, गुआनिन, ये सबको याद करने की बहुत अच्छी स्ट्रक्चर को ट्रिक्स बताई है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप वो वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है? तो उसका आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है वो कैसा दिखता है। इस तरीके से दिखता है। आप एक फिशर प्रोजेक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे लीनियर स्ट्रक्चर का। तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे दिखता है वो मैं बताता हूँ आपको। फिशर प्रोजेक्शन में आपको बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से 4 लाइंस लेना है, ठीक है? आपको पता है जहाँ भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट करता है फिशर प्रोजेक्शन, वहाँ एक कार्बन एटम्स होता है। तो मैं काउंट कर लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए, फर्स्ट मतलब ये एक कार्बन एटम होगा, ये 2, ये 3, ये 4, और टर्मिनल्स पे भी एक एक कार्बन एटम होता है, 5 और 6। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? C6H12O6, है ना? ये आपको पता होगा। इसको पहले गलत मान लिया, मतलब पहले साइंटिस्ट लोग को लगता था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना? तो वो लोग सोचे कि उसका फॉर्मूला ऐसा आता है CxH2OY, और इस पे कुछ उन्होंने बता भी दिया। जैसे इसमें अगर x का वैल्यू आप 6 रख दीजिए और y का वैल्यू भी 6 रख दीजिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा C6H12O6। वो ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। लेकिन बाद में क्या पता चला साइंटिस्ट लोग को कि अगर कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे दूसरे कंपाउंड भी हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए उन्होंने फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट का दूसरा डेफिनेशन आया। क्या आया था वो आया था ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए, वो तो बहुत ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। पहले मैंने आपको बताया एक आप ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, जो मैंने रेड से ये वाला खींचा, तो मैं ग्रीन से भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसको ऐसे लाइन खींच लीजिए, और आपके उसके बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है? 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कीजिए। उसके बाद क्या करना है, मैं इसको इरेज करके फिर से बना देता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बनाना है और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। और फिर आपको एक निमोनिक याद करना होगा, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है? ये बहुत डिटेल में कैसे बनाते हैं वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ, राइट लेफ्ट राइट राइट, इस तरीके से आपको ये लिखना है। ऊपर में आपको लिखना है CHO और नीचे में आपको लिखना है CH2OH। ये बन गया ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसमें कायरल कार्बन कितने हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो ये कार्बन आप देखिए एक कायरल कार्बन है, ये कार्बन एक कायरल कार्बन है, ये भी एक कायरल कार्बन है, और ये भी एक कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे आपका 4 कायरल कार्बन है, ठीक है? और 4 कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन आपको पता है कि इनको हम लोग स्टीरियो सेंटर्स भी बोलते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलते हैं। जो कायरल सेंटर होता है ना, उसी को हम लोग स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलते हैं। तो अगर आपको कायरलिटी ये सब चीज़ से डर लगता है तो इसके बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बना के उसमें बात कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में कमेंट ही नहीं करते हैं कि आप लोग सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते ही नहीं है कि आप लोगों को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। फिर मुझे लगता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है? कि बहुत बच्चे से छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो चलिए, अब ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें 4 कायरल कार्बन मतलब 4 स्टीरियो सेंटर्स हैं, ठीक है? तो इसका तो हो गया। आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ये हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है? हैवर्थ प्रोजेक्शन, वो भी उस वीडियो में मैंने डिटेल में बनाया। आपको एक हेक्सागोनल बेसिकली पायरेनोस का रिंग बनाना होता है, ऑक्सीजन लगा दीजिए उसमें, और डबल बॉन्ड्स हटा के यहाँ पे एक CH2OH लगाना पड़ता है, ठीक है? और अपोजिट में OH हुए, जैसे इधर OH लगाइए, फिर इधर OH लगाइए, फिर इधर OH लगाइए, और फिर इस पोजीशन पे OH किधर होगा, अगर नीचे होगा OH तो वो हो जाएगा आपका अल्फा, और इस तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा बीटा, ठीक है? तो मैं अल्फा फॉर्म बना रहा हूँ ग्लूकोज का, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज मैंने बना दिया, ठीक है? कैसे बनाया ये सब, वो सब उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया जो बायोमोलिक्यूल्स का, आप उसे देख सकते हैं। ये तो बेसिकली क्वेश्चन डिस्कशन है ना, जिसमें मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ आपको अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, ठीक है?
तो वहाँ मैंने डिस्कस किया, आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। इसमें देखते हैं कायरल कार्बन कितना, ये तो कायरल नहीं है, ये कार्बन को देखिए, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बना के देख सकते हैं। इधर ये वाला ग्रुप है डिफरेंट है दोनों साइड, और नीचे ऊपर डिफरेंट, तो ये कायरल कार्बन है, ये भी एक 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 कायरल कार्बन है, और ये तो ऑक्सीजन है, इसमें कायरलिटी का कार्बन का बात नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कायरल कार्बन है आपके, 5 कायरल कार्बन से, और यहाँ पे 5 स्टीरियो सेंटर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लीनियर और साइक्लिक में रिस्पेक्टिवली पूछा, तो पहले आपको लीनियर का लिखना है, फिर साइक्लिक का। लीनियर में कितना है 4 और साइक्लिक में कितना है 5, तो 4 एंड 5, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो 3 का आंसर है आपका ए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ये मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, आप बीटा फॉर्म भी बना के देखिए इसका, बीटा फॉर्म में भी आपका 5 ही स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, तो आप कोई भी बना लीजिए, अल्फा या बीटा दोनों में 5 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने जानना है तो इसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैंने बायोमोलिक्यूल्स की बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है, तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है, और भी आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, ट्रिक्स पे चाहिए, या कोई स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए, या मोटिवेशन रिलेटेड, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं हेल्प करने के लिए तो हमेशा ही रेडी हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है, अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो आपको पता है कि स्टार्च या फिर ग्लूकोज में 2 कंपोनेंट होते हैं आपके, है ना, बेसिकली स्टार्च, सेल्यूलोज स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब जो होते हैं, ये सब एग्जांपल्स होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के। ठीक है, मैं आपको डिटेल में ही समझा रहा हूँ। जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, हम लोग 3 तरीके से डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है आपका डाइसेकेराइड, और डाइसेकेराइड किस में आता है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड का एक टाइप है डाइसेकेराइड। ओलिगो में आपका 2 से लेके 7 कार्बन तक पूरा आ जाता है, मतलब डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड सब ओलिगो में ही आ जाएगा। और तीसरा होता है आपका पॉलीसेकेराइड, जिसमें बहुत ही यूनिट है, 100,000 इतने चेन्स जुड़े हुए हैं आपस में, मोनोमर इतने सारे यूनिट्स जुड़े हुए हैं ना, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो जो आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उसमें आता है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब। ठीक है, मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है आपका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, एल्ट्रोज, ये सब आता है। ठीक है, डाइसेकेराइड में क्या क्या आता है, सुक्रोज, सुक्रोज आता है आपका, और क्या आता है आपका एक और, वो माल्टोज आता है, फिर आपका लैक, वो सब आ जाता है। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, वो सब है ना, वो सब मोनोसेकेराइड को जोड़ के बना होता है डाइसेकेराइड। और फिर पॉलीसेकेराइड में आपका स्टार्च, सेल्यूलोज में बहुत सारे यूनिट्स जुड़े होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो स्टार्च होता है उसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक अमाइलोज होता है, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आया ना, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च में आपका 2 फेजेस होता है, स्टार्च में अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, और ये ब्रांच्ड होता है ना। अब देखिए इसमें लिंकेजेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात की गई, तो उसका लिंकेज मैं आपको बताता हूँ अमाइलोपेक्टिन में कैसे बना होता है। पहले आप इसे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से ये लिंक्ड होते हैं आपस में, और ये जो आपके सेकेंड वाले चेन के साथ लिंक्ड होते हैं, ये भी ये इस तरीके से लिंक्ड होते हैं, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कार्बन का रिंग, जो चेन का जो ये बना हुआ है, इसको हम लोग काउंट इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 इसके ऊपर आता है यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, और यहाँ इसके ऊपर 6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे ये ऊपर से निकला होता है ना, यहाँ पे CH2OH, उसके यहाँ पे 6 कार्बन ये काउंट होता है। तो उतना डिटेल में नहीं बना, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। वैसे आपको लिंकेज लर्न होना चाहिए, तो नहीं लर्न है तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको। C1 और C4 के बीच में आपके पास ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, तो एक तो आपका C1 और C4 के बीच में लिंकेज होता है, ये कौन सा लिंकेज है, इस लिंकेज का नाम क्या है, अल्फा की बीटा। देखिए ये वाला कार्बन नीचे के साइड में है इसमें, और इसमें भी ये वाला कार्बन नीचे के साइड में है, मतलब इसमें जो ओ यहाँ से निकल रहा है वो नीचे साइड में है, दोनों में अगर सेम साइड से निकलता है ओ, और वो CH2OH के अपोजिट होता है। मतलब ये वाला ग्लूकोज पहले आप पहचान के बताइए, ग्लूकोज अल्फा है कि बीटा है, इसको पहचान के बताइए।
तो देखिए यहाँ पे CH2OH ऊपर साइड है और जो निकला है वो नीचे साइड है, मतलब जो O निकला हुआ है इधर से नीचे साइड, ये CH2OH ऊपर साइड है और ये नीचे साइड है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका अल्फा फॉर्म। अपोजिट होता है तो अल्फा फॉर्म होता है, ये भी आपका अल्फा फॉर्म है। तो C1C4 अल्फा आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। तो C1C4 कैसा लिंकेज होता है, अल्फा। और C1C6 आपका, वो भी तो आपकी जो ग्लूकोज है वो किस में लग रहा है, वो भी तो आपका जो अल्फा ग्लूकोज के बीच में ही बन रहा है ना, ये भी अल्फा है, ये भी, सब तो अल्फा ही बनाया है मैंने, ठीक है। तो सारे अल्फा डी ग्लूकोज में लगता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज से दो ऑप्शन है, C1C4 और C1C6 लिंकेज होता है, ठीक है। तो ये बात सही है ना। C1C4 और C2C6 नहीं, C2C6 नहीं। देखिए यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन से लेके ये ओ जुड़ा हुआ है ना इसके फर्स्ट कार्बन से। तो फर्स्ट और 6 के बीच में, तो C1C4 और C1 और C6 के बीच में आपके लिंकेजेस होते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अमाइलोपेक्टिन बहुत मैंने डिटेल में बता दिया। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो स्टार्च का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं बहुत सारे, C1C4 और C1C6 लिंकेजेस से, ठीक है। कैसा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पेप्टाइड दैट गिव्स पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, अच्छा, एंड कार्बिलामाइन टेस्ट इज। तो देखिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हम लोग इसको कैन टेस्ट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये कौन देते हैं आपको पता होगा, आप कमेंट खींच के करके बताइए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका देते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो होते हैं आपके, वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देते हैं, ठीक है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट आप लोगों ने लैब में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री, जो हम लोग लैब में सॉल्ट एनालिसिस ये सब करते हैं, और जो आप कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का डिटेक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट करके एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इस तरीके का एक कंपाउंड होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना। इसका वैलेंसी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। सेरिक का +3 होता है सीरियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से हम लोग अल्कोहल का टेस्ट करते हैं, मतलब इसमें से एक में तो अल्कोहल होना चाहिए। और हम लोग ने याद किया था अल्कोहल इज सीरियस थ्रेट टू टायर्स, ठीक है। अल्कोहल इज सीरियस थ्रेट टू टायर्स। तो अल्कोहलिक 3 ग्रुप इसमें से आते हैं आपके, एक आता है सीरीन, एक आता है थ्रियोनिन, और एक आता है आपका टायरोसिन, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन गिवन है, सेरीन गिवन है एक में, और टायरोसिन और थ्रियोनिन से कोई गिवन नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन ही आंसर होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो 5 का तो बी आंसर हम लोगों को मिल गया अल्कोहल से ही। अब कार्बाइलेमिन टेस्ट कौन देते हैं, आपको पता होगा कार्बाइलेमिन टेस्ट कौन देते हैं, ये जो प्राइमरी अमीन होते हैं ना, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, उससे आपको कोई ये नहीं होता है। जो प्राइमरी अमीन होते हैं एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों देते हैं ये टेस्ट, ठीक है, कार्बिलामिन टेस्ट। इसमें क्या होता है, बहुत ही ऑब्नोशियस स्मेल आता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बन जाती है, साइनाइड है ना, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, ठीक है। और कन्वर्जन होने के बाद में यहाँ पे इसका बहुत ही फाउल स्मेल आता है। आप अगर लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये बहुत ही, वैसे तो पॉइजनस होता है, लैब में करने नहीं दिया जाएगा आपको। अगर आप करेंगे तो इसमें बहुत ही फाउल या ऑब्नोशियस टाइप का स्मेल आता है। तो ये कौन देता है ये टेस्ट पॉजिटिव, ये प्राइमरी अमीन देते हैं। तो प्राइमरी अमीन किसमें, लाइसिन। लाइसिन आपको पता होगा एक अमीनो ग्रुप होता है, तो लाइसिन जो है आपका वो पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। मैं आपको एक बार लाइसिन का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइमरी, अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कार्बन है, उस पर एक COH जुड़ा है, एक NH2 जुड़ा है, ये फिक्स होता है, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन जुड़ा है। बाकी ये जो R ग्रुप है ना, ये डिफाइन करता है आपके अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड कौन सा है वो, ठीक है, या पेप्टाइड कौन सा है वो। तो ये R को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, तो हम लोग का लाइसिन बन जाएगा। तो आपको पता होगा लाइसिन जो होता है वो एक बेसिक, या फिर हाँ बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पे आप क्या जोड़ देंगे जो एक बेसिक अमीनो एसिड मिल जाएगा आपको। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे हम लोग पहले तो 4 कार्बन जोड़ देते हैं इस तरीके से, है ना। और उसके बाद 4 कार्बन पे चौथे पे आपको NH2 लगा देना है, तो ये आपका लाइसिन बन जाता है। लाइसिन कैसा होता है, आपका यहाँ पे अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ भी अमीन ग्रुप है और यहाँ पे भी अमीन ग्रुप है, 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। तो बेसिकली ये वाला तो नहीं, क्योंकि ज्यूटर आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है थोड़ा, तो फिर ये तो बेसिक अमीनो एसिड है। और ये कार्बिलामिन टेस्ट देगा प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी अमीन कौन सा, प्राइमरी अमीन यहाँ प्रेजेंट है ना, 2 प्रेजेंट है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों कार्बिलामिन टेस्ट देगा ये वाला लाइसिन, ठीक है।
लाइसिन देगा, अस्पार्टिक एसिड नहीं देगा। अस्पार्टिक एसिड तो एसिड है ना, तो ये अल्कोहल का टेस्ट नहीं देगा। लाइसिन भले ही कार्बिलमिन टेस्ट दे देगा, लेकिन दोनों ही चाहिए ना हम लोग को। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट तो अल्कोहल देता है, तो ये तो एसिड है, नहीं देगा। फिर ये क्या है, GLNASP सब भी नहीं देंगे, ठीक है। ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है, GLNASP SPGLN अलग अलग लिख देने से क्या होता है, तुम तो एक ही चीज़ गिवन है, तो ये तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं है, तो यही आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, किसी को अमीनो एसिड का लर्न करने की ट्रिक नहीं आती है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। इसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको अमीनो एसिड्स याद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए जेईई में फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपके सेट में आ गया तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन तो आपको करके आना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आप पीछे हो सकते हैं, है ना। तो जो अपना अच्छी रैंक चाह रहे हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, तो उनको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो इसका आंसर हम लोग का बी आया था, लेकिन अगर आपको इन सब के स्ट्रक्चर नहीं पता है या फिर ये सब क्या होते हैं इस तरह से नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे कमेंट्स ही नहीं मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ फिर वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है हम लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 2019 में 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट पहले बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन को करने से पहले। सुक्रोज जो होता है वो, अगर आप नेम वाले प्लेलिस्ट के वीडियो नहीं देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने डाइसेक्राइड एक बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ बताया है। तो अगर आपको नहीं स्ट्रक्चर याद है तो देख लीजिए, याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है पहले मैंने वो बताया था। तो सुक्रोज अगर आप इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या आता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें एक ग्लूकोज होता है, ठीक है, और एक फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज कौन सा ग्लूकोज होता है आपको मैंने बताया था, अल्फा डी ग्लूकोज होता है इसमें, और बीटा डी फ्रक्टोज। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये सब क्या होता है तो आप वाला प्लेलिस्ट देखिए, बहुत रिकमेंड करता हूँ मैं। और आपको एकदम बेसिक से जानना है बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, कैसे होता है, तो अगर आप मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर में, ठीक है। तो देखिए, अब अगर आपको किसी भी टॉपिक और किसी भी और भी टॉपिक के बारे में बोलना है वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको जो वीडियो चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आप एक बार लिख के देखिएगा कमेंट्स में। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से सुक्रोज बना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, एक बहुत ही आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। केन शुगर यानी सुक्रोज, केन शुगर में सुक्रोज ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपको सुक्रोज है उसको हाइड्रोलिसिस करते ही, जैसे इसमें आप पानी डालिएगा, थोड़ा सा एसिड कैटालाइज्ड होता है, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। आपको पता है कि सुक्रोज जो मिक्सचर होता है, सुक्रोज जो ये होता है आपका, ये इक्विमोलर मिक्सचर देता है आपका, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। और सुक्रोज और इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर जो है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इधर आने के बाद ये लिवो रोटेटरी बन जाता है, ठीक है, मतलब रोटेशन इनवर्स हो जाता है। इसका कुछ और रोटेशन आता है, इसका कुछ और रोटेशन आता है, ठीक है, एकदम रिवर्स हो जाता है। एक प्लेन पोलराइज लाइट को इस तरफ रोटेट करता है, दूसरा इस तरफ रोटेट करने लगता है। मान लीजिए आपने ऐसा प्लेन पोलराइज लाया तो एक ऐसे निकालेगा उसको और एक ऐसे निकालेगा, ठीक है। अगर आप सुक्रोज से पास करेंगे तो ऐसे, और सुक्रोज में पानी डाल के पास करेंगे तो ऐसे, क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए। तो इट इज ऑल्सो नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर, इसको हम लोग देखेंगे। द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट। से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं आपको नहीं बताया, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक ग्लूकोज का रिंग बनाइए आप अल्फा डी ग्लूकोज का, तो अल्फा ग्लूकोज में कैसा होगा, अगर ये आपने CH2H यहाँ ऊपर दिखाया है, बाकी सब मैं नहीं बना रहा हूँ, खाली साइड वाला बताऊंगा। अल्फा में क्या होता है, अपोजिट होता है, तो यहाँ OH आपका नीचे आना चाहिए। ये कार्बन और ये कार्बन पे OH और CH2H अपोजिट तरफ है, मतलब ये अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। बाकी सब ये सब मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है किसके साथ में, फ्रक्टोज के साथ में। तो फ्रक्टोज बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फ्रक्टोज कुछ ऐसा बनता है ना, फ्रक्टोज ऐसा बनता है। और बीटा फ्रक्टोज बनाना है तो यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर रखिएगा CH2H को, तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ OH नीचे रहेगा, यहाँ OH ऊपर रहेगा, और यहाँ CH2H नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया बीटा फ्रक्टोज, ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। अब इसको जोड़ दीजिए आप, इसको जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा, यहाँ से एक बेसिकली आपको एक वाटर का रिमूवल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एक वाटर को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो वाटर को रिमूव करने के बाद कैसा बनेगा आपके पास में, यहाँ से एक OH रिमूव कर दिया, यहाँ से H, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके का, ठीक है। उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आए, आप किस किस कार्बन के बीच बनेगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट कार्बन और इसके
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कार्बन, मतलब C1 से लेके C4 के बीच में बन रहा है। इसका C1 यूज हो रहा है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का C4, तो C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इसमें आपका बनता है C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C1 ऑफ फ्रक्टोज, तो गलत बात है ना। C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C1 ऑफ फ्रक्टोज के बीच में बनता है क्या, नहीं, ये गलत बात है। मतलब ये इनकरेक्ट पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन, लेकिन बात ये गलत कर रहा है, क्योंकि जो बीटा फ्रक्टोज होता है हम लोगों ने अभी देखा ना कि C1 और C4 के बीच में लिंकेज बन रहा था, यहाँ पे C1 और C1 के बीच में थोड़ी बन रहा था। फिर देखते इट इज नेम एज इन्वर्ट शुगर, ये सही बात है क्योंकि इन्वर्जन हो जाता है, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन गलत है क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। सी में आपका इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, आपको जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि देखिए इसका जो हेमी एसिटल कार्बन है वो फ्री नहीं रहता है, तो रिड्यूस करने के लिए फ्री रहना चाहिए उसको, तो ये फ्री नहीं रहता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, डाइसैकेराइड में बाकी सारे जितने भी होते हैं, जैसे मैल्टोज, लैक्टोज, बाकी सारे जितने भी हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज एक ऐसा ये है कि सुक्रोज को छोड़ के बाकी सब आपके जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, खाली एक सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप अभी लर्न कर लीजिए कि सुक्रोज इज ओनली अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, सही बात है। ऑन हाइड्रोलिसिस इज प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अब देखिए क्योंकि सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जुड़ के बना है, तो हाइड्रोलिसिस तो उन्हीं दोनों को तो बनाएगा, सही बात है ये भी, है ना। और इसको पढ़ते भी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में कि जो आप सुक्रोज होता है आपके पास C11H22O11, इसमें जब आप वाटर डालते हैं या हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज, ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया, फ्रक्टोज बन गया। आपको ये जान के हैरानी हो कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट और प्रॉपर्टीज भी इंटायरली डिफरेंट है दोनों का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है, ये तीनों चीज सही है और ये बी ऑप्शन गलत है। C1 C4 लिंकेज होता है, C1 C1 नहीं बनता है। तो इसलिए आपको मैं इसलिए बोल रहा था कुछ कुछ लिंकेज आपको याद करना पड़ेगा, आप ऐसे एग्जाम में आप पूरा बना के डिटेल में समझ तो नहीं सकते ना, इसीलिए। तो ये सब आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी अगर इन तीनों को एलिमिनेट कर देते तो यही सही ऑप्शन होता, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन तो बन जाएगा आपका, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसमें। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन देख सकते हैं तो आप डायरेक्टली देखिए, एलिमिनेशन का क्यों जाएंगे, उसमें 3 ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा तब जाके सही आंसर मिलेगा, और सही में आपको एक ही बार में सही आंसर मिल जाएगा, तो उतना दिमाग क्यों लगाएंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें याद करने की है इस चैप्टर में तो याद कर लीजिए, या हर टीचर मानता है कि इस चैप्टर में याद करने की बातें हैं, लेकिन जो याद कर लेता है उसको मार्क्स भी तो आ जाते हैं ना। आप ये सोचिए कि आपको याद करने से +4 मिलेगा, ये क्यों सोच रहे हैं कि याद करना पड़ेगा, बोरिंग है, ये वो है, ऐसा मत सोचिए। जितना देर में आप ये सब सोच रहे इतने में तो याद हो जाएगा ये चैप्टर, इतना भी हार्ड और बोरिंग नहीं है चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। यहाँ गिवन है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेरफोर्ड टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सेलाविनोव टेस्ट। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को किस टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं आपके, मैं एक एक करके सारे ही टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में क्या है, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है आपको पता है कि ये किसके लिए होता है, बेसिकली आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि ये अल्डिहाइड ग्रुप के लिए होता है फेलिंग टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम टार्ट्रेट, मतलब 2 सोल्यूशन होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, दोनों को मिक्स करते हैं लैब में, ब्लू कलर का एक सोल्यूशन बनता है, उसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर का कोई सॉल्ट रहता है, सल्फेट जैसे, और उसमें क्या होता है कि आपका Cu2O का रेड पीपीटी मिल जाता है आपको, ठीक है। फेलिंग टेस्ट आपको समझ में आ गया। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज इस बेसिस पे तो डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम लोग बारफोइड टेस्ट। तो बारफोइड टेस्ट में भी आपका कॉपर का ही सोल्यूशन रहता है, तो Cu2O उसमें प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो ये इसमें भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बेनेडिक्ट में भी आपका Cu2O प्रिसिपिटेट हो जाता है, तो इसको भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बच गया सेलाविनोव टेस्ट। तो मैं आपको एक एक करके रिएजेंट बता देता हूँ। जैसे बारफोइड टेस्ट होता है ना आपका, इसका रिएजेंट होता है आपके पास कॉपर एसीटेट, है ना, कॉपर एसीटेट होता है, और एसिटिक एसिड भी डाल देते हैं इसमें हम लोग, और इसमें डाल देते हैं हम लोग पानी। पानी बहुत रहता है, 92% अप्रोक्सीमेटली आपका वाटर रहता है इसमें। एसिटिक एसिड बहुत कम, 1% हम लोग डालते हैं, और ये जो बच गया, कितना बचा, 92, 193, और 7% ये बच गया, 7% ये रहता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा पानी में
हम लोग कॉपर एसीटेट और एसिटिक एसिड डाल के ये जो सोल्यूशन है हम लोग बारफोइड टेस्ट का बारफोइड रिएजेंट की तरह इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका CU2O का रेड पीपीटी आ जाता है, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट का क्या इसमें ये रहता है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। बेनेडिक्ट टेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं आपका कॉपर का सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस सोडियम का सिट्रेट या पोटेशियम का सिट्रेट भी ले सकते हैं, और हम लोग एक कार्बोनेट यूज़ करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इतना बेसिक, इतना डिटेल आपको नहीं भी याद है, वैसे तो याद कर लीजिए आप लोग, कहीं कुछ भी पूछ रहा है आजकल तो जेई में, लेकिन फिर भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखना कि जो सेलेविनॉफ टेस्ट है वो क्या होते हैं, वो कीटोज और अल्डोज में डिफरेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पहले मैं ये आपको समझा देता हूँ। जो आपका सेलेविनॉफ टेस्ट है, ये आपका सेलेविनॉफ टेस्ट है, ये आपका कीटोजेज और एल्डोजेज में डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है देखिए, एक पी रिसोर्सिनॉल करके एक सॉल्यूशन होता है, पी रिसोर्सिनॉल, पैरा रिसोर्सिनॉल, उस सॉल्यूशन को हम लोग लेते हैं इसमें इन कंसेंट्रेशन HCl, मतलब HCl कंसेंट्रेटेड में इसको डाल के ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हीट करते हैं शुगर के साथ में, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ में, जिसको शुगर बोल रहा हूँ मैं, इस शुगर के साथ में हम लोग इसको मिला देते हैं। मतलब इस सोल्यूशन को हम लोगों ने बना लिया, पैरा रिसोर्सिनॉल और HCl का सोल्यूशन बना लिया हमने। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने पैरा रिसोर्सिनॉल और HCl को एक साथ मिलाया और इसमें शुगर भी डाल दिया, और इस सॉल्यूशन को शुगर के साथ में हम लोगों ने हीट किया। तो हीट करने से क्या होता है बताइए, हीट करने से आपका एक कंपाउंड बनता है, फरफ्यूरल बोलते हैं उसको, ठीक है। हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल भी बोल सकते हैं। तो उस फरफ्यूरल के बाद क्या होता है, ये जो फरफ्यूरल बनता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फरफ्यूरल है ये और शुगर के साथ रिएक्ट करके रेड कलर दे देता है, ठीक है, रेड कलर दे देता है। और जो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये भी तो कलर दे दे रहा है, दोनों के साथ दे देगा, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जो आपका फ्रक्टोज होता है यानी कीटोज होता है ना, कीटोज, कीटोजेस आपको ये टेस्ट फास्टर दे देते हैं, है ना। और जो एल्डोजेस होते हैं ये टेस्ट मतलब उतना फास्ट नहीं दे पाते, स्लोली देते हैं। समझ में आया आपको। तो अगर आपको इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म जानना है कि कैसे ये पूरा होता है, तो वो तो हम लोग एडवांस के उसमें करेंगे, कोई क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से एडवांस का आया होगा तो उतना मैकेनिज्म जानना आपको जरूरी नहीं है। आप ये समझ लीजिए जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देता है, यहाँ पे उल्टा चीज़ होता है, क्योंकि अंदर में कुछ और यहाँ पे कहानी होती है, तो वो हम लोग एडवांस के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ा हो जाएगा इस वीडियो का, तो हम लोग यहीं तक इसको सीमित रखेंगे। तो फेलिंग टेस्ट मैंने आपको बताया, फेलिंग ए फेलिंग बी का सोल्यूशन होता है कॉपर इन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट और फ्रक्टोज और ग्लूकोज, जो कि फ्रक्टोज क्या है आपका, फ्रक्टोज एक कीटोज है ना, और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोज है। तो कीटोज और एल्डोज को हम लोग सेलेविनॉफ टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रिएजेंट भी मैंने आपको बता दिया और ये सब भी बता दिया, ठीक है। इतना ज़रूरत नहीं था जानने का, लेकिन फिर भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में पूछा जा रहा है ना। टेस्ट आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, अगर क्वेश्चन आ गया टेस्ट से तो बहुत बच्चे छोड़ देते, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना अच्छा से ये सब गिवन नहीं है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है आपका, माल्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट HCl गिव्स। तो देखिए माल्टोज क्या होता है आपका, पहले आप बताइए माल्टोज किससे और किससे बना होता है। तो आपको पता है कि माल्टोज मतलब माल, माल हम लोग ने ऐसे याद किया था ना, माल्टोज मतलब माल, और एक किससे माल मतलब ग्लूकोज और ग्लूकोज भरा रहता है, उसमें कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो माल्टोज में क्या भरा रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। बना भी देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, इस तरीके का दिखता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या देगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है, और ये क्या देगा हम लोगों को, डाइल्यूट HCl, मतलब इसको HCl से ट्रीट कर रहे हैं, बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टूट जाता है HCl से ट्रीट करने से, एक तरफ OH लग जाता है, एक तरफ H चला जाता है। तो अगर हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तोड़ के इसका कॉन्स्टिट्यूएंट वापस बना दे तो क्या बनेगा, इसमें तो होता ही ग्लूकोज और ग्लूकोज है। तो ऑप्शन से ही बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कहाँ से बन गया, फ्रक्टोज थोड़ी होता है इसमें, फ्रक्टोज भी नहीं होता है, गैलेक्टोज भी नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। तो सिर्फ ग्लूकोज बनता है। मेल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज खाली आपका, ठीक है। तो डी ग्लूकोज मिलेगा आपको, 2 यूनिट मिलेगा इसका, इसका 2 यूनिट मिलेगा। अब ये मैंने इतना जल्दी कैसे बता दिया, क्योंकि देखिए माल्टोज जो होता है आपका वो एक डाइसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड किससे बनता है, वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है। अब ये मैंने कहाँ बताया कि वो ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये मैं जिस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट मैंने इसके कुछ ट्रिक के साथ बता दिया गया है।
आप इधर उधर सर्च करेंगे, इससे अच्छा मेरे ही उस प्लेलिस्ट पे जाके इसे अच्छे से देख लीजिए। आपको बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको ऐसे हार्ड लग रही होगी लेकिन ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो मेल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है 2 यूनिट, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। तो बायोमोलिक्यूल्स का ये पीछे देखिए, बायोमोलिक्यूल्स की कुछ टोमेटोज की फोटो मैंने लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ गिवन हम लोग को दी करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन ए स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन pH इक्वल्स टू 2। तो देखिए जब भी एक स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन आप बना देंगे, मतलब आपने H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी है, तो सारे जो CO नेगेटिव थे या फिर कोई भी नेगेटिव थे, वो सब प्रोटॉन ले लेंगे, क्योंकि H+ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, pH 2 है, मतलब H+ बहुत है आपके पास में। तो सारे CO नेगेटिव COH में बन जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ पे आपके CO नेगेटिव बचे हुए हैं, यहाँ बचे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता है। ये CO नेगेटिव बचा हुआ है, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कम pH पे pH स्ट्रांगली एसिड, pH 2 मतलब क्या, बहुत ही स्ट्रांगली एसिडिक, लिखा भी हुआ है स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब H+ आपके पास बहुत है, और H+ बहुत है तो सारा CO नेगेटिव H+ ले लेगा और COH बन जाएगा। तो यहाँ COH बन गया, यहाँ COH बन गया। अब इन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखिए यहाँ पे ये वाला चीज़ तो सेम है, इसके बेसिस में डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते, ये सब भी सेम है, इसको भी एक डब्बे में पैक कर देते हैं, इन सबसे हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब बच गया ये रिंग और ये रिंग, रिंग के बेसिस पर हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है। कौन सा नाइट्रोजन रिंग में बेसिक है ज़्यादा, वही H+ ले लेगा आपका, और जो कम बेसिक है वो नहीं लेगा। देखो आपको पता होगा कि ये रिंग एरोमेटिक है, किसके वजह से, एक नाइट्रोजन के वजह से। तो कौन सा नाइट्रोजन की वजह से एरोमेटिक है, ये रिंग इस नाइट्रोजन की वजह से एरोमेटिक थी। अब ये इसी ने H+ एक्सेप्ट कर लिया अगर, है ना, अगर इसी ने H+ एक्सेप्ट कर लिया तो ये तो एरोमेटिसिटी खत्म हो गया, तो एंटी एरोमेटिसिटी ले आया ना रिंग में। तो एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता है कोई स्ट्रक्चर। तो अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन में भी रख दिया, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका घुमा फिरा के हिस्टिडीन का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है आपका एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, या फिर कौन सा ज़्यादा एसिडिक नाइट्रोजन। लेकिन पूछा इन्होंने इतना घुमा के कि ये दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे CO नेगेटिव बचा हुआ है, क्योंकि H+ बहुत सारा है तो यहाँ H+ ले लेगा ये सब, ठीक है। और बाकी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 रिंग बनाई है, एक रिंग में इन्होंने इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट किया, एक रिंग में इस नाइट्रोजन को। अब कौन नाइट्रोजन प्रोटोनेट होने की ज़्यादा क्षमता रखता है, देखिए ये नाइट्रोजन का रिंग जो है, ये देखिए हक्कल रूल की वजह से ये 2 और ये, इसके वजह से ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, मतलब ये एरोमेटिक इसी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते ही, इसमें आप कुछ भी कीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिंग एरोमेटिक है वो तो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से ना, कॉन्जुगेशन में तो ये कॉन्जुगेशन में थोड़ी आ सकता है। तो इसमें अगर आपने पॉजिटिव दे भी दिया तो कोई बात नहीं, इस पर आप पॉजिटिव नहीं दे सकते। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन्होंने एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया और नॉन एरोमेटिक बना दिया सब्सटेंस। तो कोई भी सिचुएशन में कोई भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक नहीं बनेगा, ठीक है, और बनेगा भी तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा तो करेक्ट स्ट्रक्चर आपका डी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ इन्होंने हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर के बारे में चेक ही नहीं किया है, इन्होंने चेक किया आप रिंग की एरोमेटिसिटी ये सब पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और एमिनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है, COH होता है, इधर एक कार्बन होता है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और एक NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे कोई एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो चार ऑप्शन में तो उसी तरीके से दिया हुआ था, देखिए CH को ऐसे कंप्रेस करके CH भी लिख सकते हैं, ये वही दिया हुआ था, ये वही। आप सोचेंगे यहाँ तो NH2 होता है, NH3+ क्यों दे, देखिए यहाँ पे एक्सेस स्ट्रांगली एसिडिक है, मतलब H+ और आ गया ना, तो H+ इस अमोनिया को भी तो नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर देगा, और यहाँ पे तो कोई एरोमेटिसिटी वैसा बात नहीं होती, तो आराम से प्रोटोनेट हो जाएगा। तो ये चार ऑप्शन प्रोटोनेटेड था, इसलिए मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस भी नहीं किया उतना। मेन हम लोग को इस रिंग के बारे में डिस्कस करना था, इन दोनों में से कौन स्टेबल है, इन दोनों रिंग में से कौन स्टेबल था, हम लोग का डी ज्यादा स्टेबल था। बी तो एंटी एरोमेटिक, इन्होंने एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय करके उसको एंटी एरोमेटिक बना दिया, तो ये तो गलत ही हो गया ना। तो ऑप्शन बहुत ही इजी थे इसमें। और अगर आपको मान लीजिए हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर ही पूछ लेता, चार ऑप्शन अलग अलग देके अमीनो एसिड का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहीं कभी भी पूछा जा सकता है। अमीनो एसिड का सारा स्ट्रक्चर आपको लर्न करना होगा। अगर आपको इसके लिए एक वीडियो चाहिए ट्रिक्स के ऊपर, तो मैं ट्रिक्स भी बना दूंगा, उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द करेक्ट मैच आइटम 1 एंड आइटम 2, ठीक है। मैच पूछा है, एस्टर टेस्ट कौन देता है, कार्बिलेमिन कौन देता है, थैलिन डाई टेस्ट कौन देता है। देखिए ऑप्शन में ए का क्यू है या आर है ना,
तो ए का एस्टर टेस्ट या तो क्यू हो जाएगा या तो आर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मैं बहुत ही जनरल वे में चलता हूँ पहले, कि जैसे आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते थे। पहला बात, ASP ये होता है आपका एस्पार्टिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म। मतलब ये एसिड हो गया, ये आपका फिक्स है। एसिड कौन सा टेस्ट देते हैं, एसिड कौन सा टेस्ट देते हैं ये बताइए पहले आप। तो एस्पार्टिक आप छोड़ दीजिए, आप पहले ये बताइए एसिड कौन सा टेस्ट देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एसिड जो होते हैं वो एस्टर टेस्ट देते हैं, अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके, वो सब है ना। तो एसिड आपके एस्टर टेस्ट देगा। मतलब ए का तो क्यू होना चाहिए आपका। तो ए का क्यू दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बी का देखिए, कार्बिलेबिन टेस्ट कौन देगा, एस और, मतलब बी का ऑप्शन तो दोनों में एस दिया है, तो बी में तो कोई हम लोग को दिक्कत ही नहीं है, बी का एस हो जाएगा, ठीक है। सी का मैं ऐसे बता रहा हूँ करके कि अगर आपको नहीं आता है तो कैसे करेंगे, आता है तो फिर मैं बताऊंगा आगे। थैलिन डाई टेस्ट कौन देता है, तो आपको पता होगा कि थैलिन डाई टेस्ट, ये देखो जो आपका ये थैलिन डाई वाला टेस्ट होता है, ये आपका बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप जो होते हैं वो दे देते हैं। फिनॉलिक ग्रुप मेरे को कहना चाहिए, ठीक है, फिनॉलिक ग्रुप। तो फेनोलिक ग्रुप थैलिन डाई टेस्ट दे देते हैं। तो फेनोलिक ग्रुप कौन है इन तीनों में से, देखिए टायरोसिन जो होता है, मैंने आपको बताया ना अल्कोहल इज सीरियस थ्रेट टू टायर्स। अगर ये ट्रिक डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इसका वीडियो मेरे पास अभी नहीं बनाया, मैंने चैनल पर अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो अल्कोहल इज सीरियस थ्रेट टू टायर्स, तो सीरीन आ जाता है वहाँ पे, थ्रेड से थ्रियोनिन आ जाता है और टायर से टायरोसिन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टायरोसिन है उसका स्ट्रक्चर भी टायर जैसा दिखता है। ऐसा देखिए, एक टायर है, बड़ा सा टायर ट्रैक्टर जैसा, और एक छोटा सा टायर है इस साइड में, ठीक है। उसके आगे इधर एक CH2 ग्रुप भी होता है, ये तो होता ही है, लेकिन और इसके आगे और भी चेन होता है, तो वो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, यहीं तक आप समझिए कि यहाँ CH2 है, यहाँ OH है। तो ये देखिए यहाँ पे एक फिनोलिक ग्रुप है ना, और जो भी फेनोलिक ग्रुप होते हैं आपके वो थैलिन डाई टेस्ट देते हैं, क्योंकि ये आपके उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्यूशन को पिंक बना देते हैं थैलिन डाई के साथ। थैलिन डाई कैसा होता है, देखिए थैलिक एसिड होता है ना, थैलिक एनहाइड्राइड बेसिकली आप ले लीजिए, ये थैलिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। थैलिक एनहाइड्राइड ले लीजिए, उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रख दीजिए, तो ये पूरा थैलिन डाई टेस्ट बन जाता है, ठीक है। पिंक सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। जैसे फेनोफ्थेलिन, आपने बहुत ही फेमस नाम है फेनोल्फेथिलिन, सुना होगा आपने, फेनोप्थेलिन भी बोलते हैं इसको। तो ये जो फेनोप्थेलिन टेस्ट होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं ना, दो मॉलिक्यूल लगता है उसका, इतना डिटेल में नहीं जानना है आपको, और एक थैलिन डाई होता है यहाँ लग रखा होता है नीचे में, मतलब थैलिक एनहाइड्राइड रखा होता है यहाँ पे। तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ये रिएक्ट होता है ना इस तरीके से, तो ये रिएक्ट होके इसके साथ में, और ये रेड कलर का ये बना देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, पिंक या रेड बोल सकते हैं। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए टायरोसिन मतलब टायर्स, टायर्स मतलब थैलिन डाई टेस्ट देगा, तो सी का आपका पी हो गया। सी का पी कहाँ है, यहाँ है, सी का आर है यहाँ पे। तो ए भी तो हम लोग वैसे भी एलिमिनेट कर दिए, बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेटेड था हम लोग का, ए और ये ऑप्शन दोनों सेम था, तो सी पे हम लोग चले गए, सी पे इसका आर है, इसका पी है, तो पी वाला सही होगा, है ना, क्योंकि टायरोसिन आपका थैलिन डाई टेस्ट देगा। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं तो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, ए का क्यू है, बी का एस है और सी का पी है, ठीक है। तो डी का ए, मतलब 10 का डी हो गया। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच वन इज फाउंड इन आरएनए, इन चारों में से आरएनए में कौन मिलता है आपको। तो देखिए 2019 जेई मेन 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है ये। तो इनमें से आरएनए में कौन मिलता है, अब देखिए आपको ये तो बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डीएनए में कौन कौन मिलता है ये सबको पता होता है। डीएनए में कौन कौन मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में कौन कौन मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन को बदल के यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर पूछ दिया, कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है। आपको स्ट्रक्चर नहीं याद होगा तो आप कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा किया है कि डीएनए में कौन सा फाउंड, आरएनए में कौन सा फाउंड होता है, और मतलब आरएनए में फाउंड होता है मतलब डीएनए में नहीं होना चाहिए ना, या फिर दोनों में भी हो सकता है। तो इन चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा इन चारों में से, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। अमीनो एसिड का मैंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना डीएनए का, उसकी मैंने ट्रिक बनाई है बहुत अच्छी। तो आपको इस पूरा अच्छे से याद हो जाएगा उससे स्ट्रक्चर्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो, क्योंकि ये जेई में पहले पूछा जा चुका है। अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से भी डाल दूंगा उस वीडियो का, और पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो आप चाहो तो पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, नहीं तो इसका लेक्चर भी, यही मैं आपको बोल रहा था कि मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन
और उस पर आप लोग देखते नहीं, आप लोग के बेनिफिट के लिए अगर आपको ये सब स्ट्रक्चर्स इजीली याद करना है तो वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने किसी और तरीके से भी याद कर सकते हैं। और बायो वाले स्टूडेंट को तो ये सब याद रहता है क्योंकि वो लोग क्लास 11th में ही बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बता देता हूँ इन चारों स्ट्रक्चर में कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये गिवन है, ये होता है आपका यूरेसिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं देखते ही कैसे बता दे रहा हूँ, ये आप वो वाला वीडियो देखिए, ये आपका डू इट योर सेल्फ है, वो वाला वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में आता है उसके बाद इसी वीडियो के नीचे आके आप कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ गया और ये क्वेश्चन आपने खुद से बनाया है उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों ने खुद से उस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन सॉल्व किया है जो पहले आपको नहीं आ रहा था। यूरेसिल है ये, बी ऑप्शन में। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखिए यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप निकला हुआ है, तो आप मैंने उस निमोनिक में क्या बताया था इसे, निमोनिक वाले में मैंने इसे बताया था ये थाइमीन होता है। अब आपको लगेगा कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैंने क्या कहीं से और देख के मैं बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, मुझे याद है ये वाला स्ट्रक्चर। और कैसे याद करना है इसकी ट्रिक भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस वीडियो में बना के रखी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर रटने वाले होते हैं, बहुत दिक्कत होता है इनको रटने में, ये होता है वो होता है, तो आप एक बार, मेरी रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप अपना ओपिनियन जो भी होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको नहीं याद होता है ये स्ट्रक्चर तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, मैं कोई ये इसमें नहीं है, लेकिन आपको अगर पसंद आएगा और अगर आप समझ जाते हैं इस स्ट्रक्चर को तो आपको वीडियो को लाइक भी करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका। तो ऑप्शन सी में गिवन है ये आपका साइटोसिन है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? ये आपका कोई ऐसे बेस नहीं गिवन है, लेकिन ये यूरेसिल डेरिवेटिव गिवन है आपको। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यूरेसिल डेरिवेटिव है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मिथाइल की जगह आप दोनों जगह अगर हाइड्रोजन लगा दीजिए तो ये आपको सेम टू सेम यूरेसिल का स्ट्रक्चर लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए दोनों में कितना सिमिलैरिटी है। तो यूरेसिल का कोई डेरिवेटिव है, हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा दिया गया, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेगा। ठीक है, तो यूरेसिल का एक डेरिवेटिव है। तो अब देखते हैं हम लोग, तो आरएनए में कौन कौन सा होता है आपको मैंने बताया था, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए यूरेसिल तो प्रेजेंट होता है, थाइमीन, अच्छा ये नॉट है क्या? नॉट नहीं है, अच्छा ठीक है, आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इनका बोलने का मतलब है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूटी जैसा लग रहा है, विच इज फाउंड ओनली इन आरएनए था क्वेश्चन में। ठीक है, सिर्फ आरएनए में जो मिलता है, तो यूरेसिल मिलता है। यूरेसिल का डेरिवेटिव भी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ यूरेसिल जो होता है ना वही आपका आरएनए में मिलता है, ओनली इन आरएनए। देखिए डीएनए में क्या क्या मिलता है आपका, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में कौन कौन मिलता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये चारों मिलता है। ठीक है, तो आपको ओनली इन आरएनए पूछा था, मतलब यूरेसिल का स्ट्रक्चर, तो हम लोगों ने तो ऑप्शन ने देख के ही लगा दिया था। लेकिन अगर आपको जानना है कि ये सब स्ट्रक्चर कैसे याद करना है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। और आपको मेरा 100%, उससे ज़्यादा ही 120% मेरा ये एश्योरेंस है कि आपको वो वीडियो देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, वो भी बिना कोई किताब खोले और बिना कोई इसका स्ट्रक्चर किताब से देखे, आप अपने दिमाग से ही इसे बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही लंबा हो गया है डिस्कशन, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने थे आज। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स के लिए कौन से टेस्ट यूज नहीं किए जा सकते हैं? बैरफोर्ड टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, बायोरेट टेस्ट। तो आपको पता है जो बैरफोर्ड टेस्ट होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, तो ये अमीनो एसिड को कैसे ये कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैरफोर्ड टेस्ट होता है ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, तो इससे आप अमीनो एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना? जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट है उससे आप एसिड को थोड़ी अमीनो एसिड्स को थोड़ी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना? और इसका नाम अमीनो एसिड क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। एक ही कार्बन पे NH2 होता है और COH होता है, तो अमीन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी होता है COOH, इसलिए हम लोग इसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बारफोर्ड टेस्ट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट आइडेंटिफाई अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि बारफोर्ड टेस्ट जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ठीक है, निनहाइड्रेट टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है, ज़ेंथोप्रोटिक भी और बायोरेट भी। तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का जो टेस्ट है ना अप टू जेई एडवांस लेवल, जो कि मतलब पूरा मैकेनिज्म के साथ जो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एग्जाम रिलेवेंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट पे आपको एक अलग से वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो सिर्फ टेस्ट को डिस्कस करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, सेपरेट वीडियो में हम लोग टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे कार्ब्स और प्रोटीन्स के। ठीक है, तो अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट, लेकिन कमेंट कीजिएगा तभी, बिना ऐसे ही
मुझे समझ में नहीं आता है क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं, इसलिए मैं बना नहीं पाता हूँ। तो अगर आप लोग सही में बता देंगे कि आप लोग को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं इस टॉपिक पे कर दूंगा। अच्छा, सिंपली मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो बारफोइड टेस्ट होता है ना, वो तो हम लोगों ने पहले समझ लिया कर, इसमें क्या होता है आपका बेसिकली CU2O का रेड पीपीटी बन जाता है। ठीक है, जो अब ज़ैंथोप्रोटिक नीन हाइड्रिन और बायोरेट टेस्ट है, इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नीन हाइड्रिन टेस्ट, नीन हाइड्रिन टेस्ट में क्या होता है, एक नीन हाइड्रिन करके कंपाउंड होता है। अच्छा, जेईई मेन 2021 में नीन हाइड्रिन टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपको नीन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर पूछा गया था। नीन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये स्ट्रक्चर आपका होमवर्क है, ये स्ट्रक्चर आप मुझे बताएंगे, और मतलब स्ट्रक्चर आप कैसे बता सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम पे मुझे इसका स्ट्रक्चर भेज दीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर में। तो नीन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर आप बना के भेज सकते हैं मुझे, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ये बना के भेजना है, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में आप लोग भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम में बहुत लोग सोचते हैं कि आप लोग बात नहीं कर सकते, कि हम लोग का एक चैनल है टेलीग्राम पे, एडुकेट वेल ऑफिशियल करके, ठीक है, एक वो चैनल है, और उस चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप है अलग से। डिस्कशन ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर, मतलब आप लोग मुझसे या फिर अपने आपस में भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आप डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, ये चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस चैनल पे जाके आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों का ही लिंक डाल दूंगा, एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर पाएंगे मुझसे, और यहाँ पे मतलब सिर्फ मैं ही मैसेज कर सकता हूँ, ठीक है, और एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं। तो बारफोइड टेस्ट मैंने बताया कार्ब्स के लिए होता है, तो ये नहीं यूज़ किया जा सकता है अमीनो एसिड को डिस्टिंग्विश मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। नीन हाइड्रिन टेस्ट प्रोटीन के लिए होता है। जैंथो, अच्छा इसमें कलर क्या क्या बनता है, कलर याद कर लीजिए। नीन हाइड्रिन टेस्ट में वॉयलेट कलर कंपाउंड बनता है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट में येलो कलर्ड कंपाउंड बनता है, और बायोरेट टेस्ट में वॉयलेट कलर्ड कंपाउंड बनता है, ठीक है। कलर तो आपको याद करना पड़ेगा, जैंथोप्रोटिक में येलो बनता है, नीन हाइड्रिन में वॉयलेट बनता है, और बायोरेट में वॉयलेट बनता है। थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे कर देने से नहीं होता है। अगर आपको चाहिए तो मैं टेस्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं एनिमेशन वो सब डाल के ले आऊंगा, तो आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा ये सब। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो अमीनो एसिड के लिए टेस्ट से भी बना दूंगा मैं वीडियो, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरे पास, दो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे भेजना है। पहला तो नीन हाइड्रिन का स्ट्रक्चर, दूसरा डेंटिसिटी बायोरेट लिगेंड का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, अब मुझे आंसर टेलीग्राम पे भेजिए, ये दोनों आपका होमवर्क है। और ये क्वेश्चन जो मुझे टेलीग्राम पे आंसर करेगा, ठीक है, तो उन फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स का नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। जो भी मुझे आंसर करेगा, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स का नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, है ना। लेट्स कीप इट इंटरैक्टिव। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा, तो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, इट्स ए प्रॉमिस। तो जरूर लूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ आपको दिक्कत है, तो आप वो प्लेलिस्ट को पहले रेफर कीजिए जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया होगा। और उसके बाद आप अगर आपको फिर भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी वीडियो सॉल्यूशन नोटबुक में लिख के सॉल्यूशन करके आपको भेज सकता हूँ बना के, ठीक है। तो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव ऑन करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द ट्राइपेप्टाइड गिवन बिलो इज। तो देखिए, यहाँ पे 3 ट्राइपेप्टाइड गिवन है, इनके बीच का कैसे पहचानेंगे आप, ये आप डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। इस साइड OH दीजिए, इस साइड H दीजिए, और यहाँ पे भी इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और यहाँ से तोड़िएंगे ना, और इस साइड H दीजिए, इस साइड OH दीजिए, इस तरीके से आपका ये बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। तो ये वाला आपको पहचान में आ रहा होगा, ये कौन सा है, 2 मिथाइल, इस तरीके से वाई टाइप का ग्रुप जो बनता है, कौन सा बनता है, ऊपर तो अमीनो एसिड का बेसिक ये स्ट्रक्चर है, यहाँ आर ग्रुप जो होता है वो चेंज हो जाता है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है आपको पता होगा, वैलिन का है, ठीक है। तो ये वैलिन का स्ट्रक्चर एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी सही हो जाएगा। वैसे आपको पता है यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है, मतलब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड का है ना। तो ये ऊपर में क्या गिवन है, अल्कोहलिक, और हमने पढ़ा था अल्कोहल इज सीरियस थ्रेट टू टायर्स, नहीं पढ़ा था तो आप समझ लीजिए। तो अल्कोहलिक ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। तो यहाँ पे थ्रियोनिन गिवन है सी में, यहाँ भी थ्रियोनिन, ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो ए और डी तो ऐसे ही चले गए, और बाकी सी
शुरू वाला वैलिन समझने से ही आपका ये ऑल आउट हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर जानना है अमीनो एसिड का तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अभी तक मैंने नहीं बनाया। बेसिकली मैंने जो बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीज़ की ट्रिक बना दी है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के भी अंदर जो बेसिस होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स, फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सब के स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट है मेरा, तो आप देख सकते हैं। या फिर अमीनो एसिड पे मुझे बनाना था, मैं बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जब भी मुझे इसके बारे में ये याद आएगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा एक बार फिर भी। ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज। देखिए 4 आपको अमीनो एसिड गिवन है। एक गिवन है ग्लाइसिन, एक गिवन है एस्पार्टिक एसिड, एक गिवन है लाइसिन और एक गिवन है आर्जिनिन। ठीक है, तो इन चारों एसिड में से आपको पीके के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पीके बढ़ना चाहिए इधर से इधर, पीके इंक्रीज करना चाहिए, मतलब एसिडिटी इधर से इधर डिक्रीज करना चाहिए। पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पीके जो होता है आपका वो एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और बात, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ये 2 बात आप लिख लीजिएगा, आपको पीके और के और एसिडिटी में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। के जो होता है वो डायरेक्टली एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन पीके एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैथमेटिकल लॉजिक क्या है कि आप नेगेटिव लॉग किसी भी चीज़ का लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप पीएच लिखा आप लोगों ने, तो माइनस लॉग एच प्लस लिखा, तो इसको हम लोग माइनस को इसके ऊपर भी तो ले जा सकते हैं। आप लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोग तो और अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। बायो वाले स्टूडेंट को रटवा दिया जाता है, आप लोग तो समझ सकते हैं। देखिए फिर हम कैसे लिखेंगे, और क्योंकि लॉग एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लॉग लॉग कुछ भी तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। 1/h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है पीएच यहाँ से हम लोग, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, और डिक्रीजिंग एक तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग बेसिकली आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो सब रहने दीजिए। आप खाली यहाँ समझ लीजिए कि ये दोनों लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हम लोग लॉग को हटा के प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से लिख सकते हैं। तो पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ऐसे नेगेटिव लॉग की वजह से, जैसे पीके क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ के, है ना, तो वो पावर ऊपर जाके इन्वर्स बन जाता है। तो उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ इतना याद रखिए कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, बस इतना से आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके में करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो क्या करना है आपको, इधर से इधर एसिडिटी आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो सबसे बेसिक सबसे आगे आना चाहिए। सबसे बेसिक कौन है इसमें से, देखिए एस्पार्टिक एसिड तो एसिडिक है, तो सी बी ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया राउंड से। अब इन सब में देखना तो लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक होते हैं, और सबसे कम इधर आना चाहिए। तो एस्पार्टिक एसिड तो एसिड है, सबसे कम होगा इसका, तो ये इधर आना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। अब बच गया ये 2 ऑप्शन। तो आपको आर्जिनिन और लाइसिन के बीच का आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। तो सब मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड ज़्यादा आगे आना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों को उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आर्जिनिन और लाइसिन में मोर बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। तो आप लोगों ने अमीनो एसिड वाला पार्ट मुझे बना देना चाहिए था, वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और फिर भी ऐसे ही मैं बना दूंगा। तो जो आपका आर्जिनिन होता है, इट इज़ मोर बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें ज़्यादा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, मतलब ज़्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू लाइसिन। दोनों ही बेसिक हैं, लेकिन दोनों में कंपैरिजन अगर करेंगे तो लाइसिन कम बेसिक होता है और आर्जिनिन ज़्यादा बेसिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए इसके लिए। तो स्ट्रक्चर तो अभी मैं पूरा डिटेल में सारा तो बता नहीं सकता ना, 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग को जानना है। थोड़ा सा ये टीडियस टास्क है, लेकिन कर लेंगे तो आप सिक्योर हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि नहीं याद करेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, तो आप लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही सीरियस बच्चे हैं, जो बहुत ही अच्छा रैंक लाना चाहते हैं एग्जाम में, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो लर्न भी करने के लिए ट्रिक्स के साथ बहुत ईजी हो जाता है लर्न करना। अभी का मेरा वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें मैंने ट्रिक्स के साथ कुछ चीज़ें बताई हैं, उसके बाद देखिएगा आपको कितने अच्छे से वो सब लर्न हो जाएगा। जैसे आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर एग्जाम में जो पूछा हुआ, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर भी आप बनाना सीख जाएंगे उसमें से, है ना। तो ये ट्रिक्स के साथ ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। ठीक है, ट्रिक्स निमोनिक्स ये सब से हम लोग को बनाना चाहिए। और आप लोग फ्लैश कार्ड, शॉर्ट नोट्स, इन सब पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब टिप्स कुछ कुछ मैं देता रहता हूँ बीच बीच में, इस पर ध्यान दीजिए। आप लोग कुछ शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बना दीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले पूरा नोट्स या पूरा बुक लेके बैठने से कुछ भी नहीं होगा। तो अभी तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम होने में, तो आप क्या कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो उसके बारे में आप अपना रिवीजन एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं ना।
हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया, उतना ज़्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस जितना एनसीईआरटी है और जितना जेई का सिलेबस है। अब देखिए जेई का सिलेबस लेके बैठिए साथ में, और उससे मैप करते जाइए, एक चीज़ कर कर टिक लगाते जाइए, ठीक है। और जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस कम है उसको पहले कर लीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। और बाकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आपके स्ट्रॉन्ग है ही, वो तो आप लास्ट में भी रिवाइज कीजिएगा तो हो जाएगा आपसे। जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए अभी से ही, ठीक है। उनसे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आप तो अभी तक भागते हैं उस टॉपिक से, तो अब उसको लेके किसी भी एग्जाम में पूरा ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस टॉपिक से डरते हैं तो एग्जाम में वो टॉपिक नहीं दिया जाएगा, है ना। तो एग्जाम में सारे ही टॉपिक देंगे आपको, बहुत ही अच्छे से उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बात तो बहुत है कि आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी करना है हम लोग को आज। 15th क्वेश्चन, द ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI gives NHexane। ग्लूकोज प्रोलॉन्ग हीटिंग पे क्या देता है? NHexane। अच्छा, मैंने एक वीडियो और भी बनाया था बायोमोलिक्यूल का, उसमें मैंने डिटेल में कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसमें मैंने बताया ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस के बारे में कि कैसे साइंटिस्ट ने पता किया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ग्लूकोज को जब हीट किया गया HI के साथ में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो यहाँ पे NHexane बना। इससे पता चला कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन आपका कंपाउंड है, और उसमें आपका 6 कार्बन होते हैं मेन चेन में, है ना। ये उससे पता चला था, ठीक है। डिटेल में बहुत जानना है तो इसका डिटेल में मैंने खाली कार्बोहाइड्रेट्स पे एक लेक्चर लिया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अमीनो एसिड्स और उनका स्ट्रक्चर याद करने के लिए भी एक लेक्चर और बना दूंगा। बाकी उस प्लेलिस्ट में मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है। मैं अलग से सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आपको ढूंढने में के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आपको ढूंढने में वीडियो कोई परेशानी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। तो हिस्टामिन पीके गिवन है, हिस्टिडीन 6.0, ठीक है। तो पीके ऑफ हिस्टिडीन गिवन है आपको 6, पीके 6 गिवन है। तो बेसिकली खाली आपको बताना है यहाँ से कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। तो पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, है ना। या तो आप इस कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, लेकिन इससे आपको वैल्यूज का अंदाजा नहीं लगेगा। तो मैं आपको करूंगा कि पीके को आप के में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पीके इतना है तो के कितना हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, इतना आपको आना चाहिए। अगर आप लॉग का कैलकुलेशन नहीं जानते हैं अभी तक, तो कैलकुलेशन आप फिजिकल केमिस्ट्री में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये उतना भी हार्ड नहीं था, तो ये आपको आता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप इसे कैसे बता सकते हैं, देखिए। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट देना चाहता हूँ। हम लोग का ब्लड जो है, अब देखिए आप लोग बोलेंगे ये तो बायो का बात है, लेकिन पूछ लिया तो आप लोग को जानना चाहिए ना। तो कुछ ये सब फैक्ट्स हैं जो एज अ साइंस स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जनरल स्टडीज की बातें ये सब। ब्लड का जो पीएच है, ब्लड जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है आपका, ठीक है। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, क्योंकि उसमें बफर, आपने बफर सोल्यूशन भी पढ़ रखा है, यहाँ पे बफर का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डाल दिया है इन लोगों ने। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट बफर होता है ना, इसलिए वो थोड़ा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि थोड़ा सा उसको बेसिक साइड ले जाता है। तो इसका ब्लड का पीएच थोड़ा सा आपका 7.3 अराउंड 7.4 इसके अराउंड ब्लड का हम लोग का पीएच रेंज करता है, और ब्लड हम लोग का स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। अब इन चारों में से बेसिक कंपाउंड कौन है? मतलब अगर ब्लड का पीएच इतना है और इसका पीके गिवन है आपको 6, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा पहले तो ये बताइए आप। ये पॉजिटिव वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए कि न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए? ठीक है, 2 ऑप्शन न्यूट्रल फॉर्म में गिवन है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है। तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर इसका ये कम है पीके, है ना, इससे, तो फिर ये एसिडिक फॉर्म में, मतलब प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। प्रोटोनेटेड फॉर्म में 2 ऑप्शन है, सी और डी। अब सी और डी में से आप कैसे अलग करेंगे? वही देखिए, रिंग में इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है, और यहाँ पे इस रिंग में नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया गया है। तो इन दोनों में से किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा? तो देखिए, इन दोनों में से जो जो आपका हिस्टिडीन गिवन है, तो हिस्टिडीन क्या होता है बेसिकली? ये आपका डी ऑप्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कि नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, है ना। नाइट्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, और ये नाइट्रोजन में तो और पॉजिटिव चार्ज आप नहीं डाल सकते, है ना, क्योंकि ये नाइट्रोजन तो आपका कंजुगेशन में है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है ना। तो ये नाइट्रोजन पे तो नहीं, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर भी फ्री है ना। लेकिन इतना कम, अगर आप मान लीजिए पीएच, अगर आप पीके मान लीजिए अगर आप 2 कर देते, ठीक है, तब कुछ होता उससे, है ना। पीके अगर आप 2 कर देते तो ये वाला नाइट्रोजन भी प्रोटोनेट हो जाता, लेकिन पीके अराउंड 6 है, तो यहाँ इतना पॉइंट पे इसको प्रोटोनेट मत कीजिए। तो ये इस पॉइंट पे प्रोटोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तब ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। इतना ईजिली भी ये प्रोटोनेट नहीं होता, क्योंकि रिंग में है ना,
तो रिंग का थोड़ा प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। इस रिंग का नाम क्या होता है आपको पता है? रिंग का नाम भी एक होता है इस रिंग का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो रिंग है ना, पेंटागोनल रिंग जो है आपके पास, ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन ये सब आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम क्या होता है? इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग, ठीक है, इस रिंग का नाम होता है इमिडाजोल रिंग। पेंटावेलेंट रिंग है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं और वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कीजिएगा। तो बेसिकली अगर आप लोग को हिस्टामीन का स्ट्रक्चर पता होगा, क्यों, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में गिवन है हिस्टामीन का स्ट्रक्चर, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन आंसर नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, प्रीडोमिनेंट हिस्टामीन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज दिस, ठीक है। तो हिस्टामीन्स तो हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो आप अगर इस चैप्टर से इसको नहीं देखते तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से देख लीजिए, दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड है। वैसे ह्यूमन ब्लड का पीएच 6 होता है, 7 होता है, अराउंड 7.4, ये आपको पता होना चाहिए, स्लाइटली बेसिक होता है। और यहाँ पे आप लोगों ने पीके गिवन है हिस्टिडीन का, तो वो मतलब प्रोटोनेटेड हो जाएगा, लेकिन इतना ही प्रोटोनेट नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे भी आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं होता है ना, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा इस नाइट्रोजन पे, तो ये गलत है, ये सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इतना ज़्यादा मत सोचिए, बस एक बार देख लीजिए स्ट्रक्चर। हिस्टामिन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक इमिडाजोल रिंग होता है इधर साइड में, पेंटावेलेंट रिंग, और यहाँ से स्ट्रेट ऐसे लंबा सा एलिफेटिक चेन होता है, अल्काइल चेन, और फिर वहाँ से जुड़ा होता है आपका NH2 ग्रुप, है ना, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे मैं सोच रहा हूँ वन शॉट बना दूँ, क्योंकि ये सब जेई मेन में आते हैं, जेई एडवांस में नहीं आते हैं। अच्छा आपको पता है ना, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जेई मेन स्पेसिफिक होते हैं, है ना, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स तो आता है जेई एडवांस में भी। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो जेई मेन्स में ज़्यादा आते हैं, जैसे मैथ्स में भी आपके कुछ टॉपिक है। तो अगर आपको चाहिए तो उस टॉपिक की एक लिस्ट मैंने बनाई है, तो वो टॉपिक का लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, उसको बोलते हैं जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स। तो आप जेई मेन्स में अच्छा करने के लिए सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के, मतलब सिर्फ उन्हीं को नहीं पढ़ना, तो पूरा ही है अगर आपको अच्छा करना है तो, लेकिन वो टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब 25 क्वेश्चन आपको आंसर करना रहता है ना, तो 25 में से वो क्वेश्चन आते ही आते हैं उस टॉपिक, मतलब 25 में से आपको आंसर करना रहता है, तो उसमें टॉपिक्स में आते ही आते हैं क्वेश्चन इन टॉपिक्स से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एक टॉपिक से, तो अच्छा करने के लिए मेंस में आप इन टॉपिक से हेल्प ले सकते हैं। बाकी एडवांस में भी इससे क्वेश्चन आता है, तो चिंता मत कीजिए, है ना। जैसे जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, इससे एडवांस में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एडवांस का सिलेबस आप देख लीजिएगा, अभी तो अपडेट हो गया है, तो आप न्यू सिलेबस देखिएगा 2023 वाले एस्पिरेंट्स, और 2022 वाले एस्पिरेंट्स को वही ओल्ड सिलेबस देख के चलना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो नया सिलेबस आया है वो फ्रॉम 2023 बैच वो सिलेबस आपका चलेगा, ठीक है। और जिनको पता नहीं था नया सिलेबस आया है, तो उनको मैं बता दूँ कि एक नया सिलेबस जेई एडवांस की वेबसाइट पर आया है। जेई एडवांस का वेबसाइट क्या है? JEEadvance.ac.in, इस वेबसाइट पे जाइए आप, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जेई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? इस वेबसाइट आप लोग जान के रखिए, आप लोगों को बहुत काम आएगा। जेई मेन्स का होता है JEEmain.nta.nic.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स हैं, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब स्मॉल में लिखना है, कुछ कैपिटल नहीं करना है इसमें से, है ना। करिएगा भी तो फिर ब्राउज़र आपका करेक्ट वाला आपको बता देगा, ठीक है। तो ये सब बाद में बात करेंगे। अभी हिस्टामिन का कौन सा स्ट्रक्चर था? डी, पीएच कम दिया हुआ इसलिए प्रोटोनेट कर दिया, इसको प्रोटोनेट क्यों नहीं किया? इतना कम भी पीएच नहीं है कि वो भी प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा था। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस KOH सॉल्यूशन। तो अगर आप कोई एक्वस KOH का सॉल्यूशन ले लेंगे तो उसमें रिड्यूसिंग शुगर की तरह कौन सा वाला एक्ट करेगा? तो देखिए जो भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप्स होना चाहिए आपके पास में, है ना, फ्री एल्डिहाइड होना चाहिए, मतलब फ्री ग्रुप होना चाहिए वहां पे आपके पास में, है ना। फ्री एल्डिहाइड, कीटोन, हेमीएसिटल, ये सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, जो ओपन हो जाए और उसके बाद रिएक्शन कर दे। तो देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? देखिए यहाँ पे एक इस साइड, ये तो एक फ्यूरान रिंग है, लेकिन ये मतलब आपका वो नहीं है, फ्रक्टोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए OH नहीं है, OCOCH3 है, ठीक है। यहाँ पे एसाइलेशन करवा दिया गया है बेसिकली, उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है क्योंकि एसाइलेशन आपके सिलेबस में है, और यहाँ पे एक OH होता तो ये फ्रक्टोज हो जाता, ठीक है। कौन सा फ्रक्टोज होता? दोनों सेम साइड है तो ये बीटा फ्रक्टोज हो जाता, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे OH की जगह OCOCH3 कर दिया गया। चलिए कोई नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस पर एक्वस KOH डाल देंगे
तो क्या होगा, OH माइनस जाएगा, OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस चीज़ को बाहर निकाल के यहाँ पे OH लगा देगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो हेमी एसिटल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, ठीक है, और वो तो टॉलेंस रिएजेंट से इजीली रिड्यूस हो जाता है। तो फिर यहाँ पे आपका जो क्रिएट होगा उसके वजह से ये आपका जो है एक रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। तो आपका आंसर तो मिल गया आपको, यही है, ठीक है। BCD में हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में ये तो नहीं रिड्यूस कर सकते ना आप इसको इस साइड से। अब इसमें अगर KOH डालते भी हैं, OH माइनस, तो ये कहाँ रिएक्ट करेगा, अपनी साइड नहीं छोड़ा, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ कहाँ रिएक्ट करेगा। थर्ड वाले में अगर आपने OH माइनस डाला, आप यहाँ से इसके ऊपर अटैक कहाँ करेगा, ये तो अटैक करने के लिए आपने साइड ही नहीं छोड़ी ना। यहाँ पे अगर यहाँ अटैक कर भी देता है तो क्या कर लेगा, ये कुछ भी नहीं, फिर यहाँ OCH3 बाहर निकल के CH2H बन जाएगा, उससे भी आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए फ्री एल्डिहाइड या कीटोन या फ्री ग्रुप चाहिए आपको। फ्री ग्रुप तो आपको ए में ही मिल रहा है और किसी में आपको फ्री ग्रुप मिलेगा ही नहीं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे देख लीजिए कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर को सबसे अच्छे से रिसेंबल कौन कर रहा है, क्योंकि फ्रक्टोज तो आपका रिड्यूसिंग होता है, और जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर को रिसेंबल कर देगा वो भी रिड्यूसिंग बन जाएगा KOH के साथ रिएक्शन करके। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या ढूंढेंगे इसमें, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो उन्होंने उनको लगेगा यहाँ पे एक OH होता तो ये फ्रक्टोज बन जाता, यहाँ पे एक OH होता तो ये भी फ्रक्टोज बन जाता, यहाँ पे OH हो ही नहीं सकता है क्योंकि हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी नहीं, तो C और B और D तो वैसे ही आउट कर देते। बाकी A और B में से देखते हैं कि यहाँ पे तो अटैक होने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप है तो जल्दी से हट सकता है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सोचा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज आप इस सब चीज़ों में इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खाली ये नहीं है कि चैप्टर रट लेंगे तो हो जाएगा, रटने के साथ साथ इन सब में थोड़ा दिमाग भी लगाना है, इसलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़े अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन टॉपिक्स जो हैं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हैलोजेन्स हैलोजेन्स तो आपको करना ही करना है ना। मतलब सारे ही चैप्टर तो सारे ही इंपॉर्टेंट है ना, कोई चैप्टर आप छोड़ के थोड़ी जाएंगे जेई जैसे एग्जाम में, जहाँ पे सब लोग इतने जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं कि टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, और आप वहाँ पे चैप्टर छोड़ने की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए चैप्टर को आप ऐसे पढ़िए कि शॉर्ट नोट से पढ़ लीजिए किसी के, या फिर शॉर्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सारे चैप्टर को पढ़िए, छोड़ के मत जाइए। हो सकता है कोई इस टाइप के चैप्टर से, बायोमोलिक्यूल्स यही सब चैप्टर से कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाए और उसे आप छोड़ के आ जाए, बाकी सब उसे करके आए, तो बाकी सबको तो +4 मिल जाएगा, आपको उस क्वेश्चन में 0 या -1 मिल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होता है ना जेई के एग्जाम में, तो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, मतलब वो क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिखने में वो -1 दिखता है, लेकिन असली वो -5 होता है। उस क्वेश्चन का 4 मार्क्स तो जाएगा ही आपका, बाकी एक और कोई क्वेश्चन जो आपने सही किया होगा उसका भी -1 हो जाएगा, मतलब ये -5 होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन में से 5 नंबर कट जाता है आपका, है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं लेके आनी, अगर जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है कोई क्वेश्चन को लेके, तब तक आप मार्क नहीं करेंगे उसको, ठीक है। और कॉन्फिडेंट नहीं है तब भी मार्क करने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट आपने 50% क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया हो, तभी आप ये सब करेंगे। मैं तो आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा मार्क करने के लिए, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा आपका ये है कि बहुत कम क्वेश्चंस आपने बनाए हैं और आप चांस ले सकते हैं, ऐसे भी आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप 50% को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। इसका भी प्रॉपर तरीका होता है एलिमिनेशन का, ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है कि एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो सब लोग उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली लग रहा है कि ये दोनों नहीं है और ये दोनों में से कोई है, तो अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे वो ऑक्सीजन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना, यहाँ कोई ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों को आपने हटा दिया, तब आप इन दोनों में से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि छोटा है ये बड़ा है, और यहाँ पे ये रिमूव हो सकता है क्योंकि ये, इसलिए आपने इसको लगा दिया, तो ये सही बात था। अगर आपको ये असली रिएक्शन पता नहीं है फिर भी आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। चलिए बहुत डिस्कस कर लिया, इसका आंसर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन में क्या है, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन। अब देखिए यहाँ से आप कैसे बचेंगे, थायोल ग्रुप किस में प्रेजेंट, थायोल ग्रुप एसएच ग्रुप को बोलते हैं, जैसे अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल होता है OH ग्रुप, ठीक है, और जो थायोल ग्रुप होता है उसको एसएच ग्रुप बोलते हैं। अब ये किस में प्रेजेंट है, अब देखिए आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या याद किया था, सल्फर से सटका माथा, ठीक है। ऐसा आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा फनी लग रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड। अच्छा मैंने याद नहीं करवाया आप लोगों को, बता दूंगा मैं। तो इसका क्या होता है, सिस्टीन और मिथियोनिन होता है आपका, सल्फर से बना हुआ। लेकिन यहाँ पे और क्वेश्चन डीप में पूछा गया है, सिस्टीन और मिथियोनिन 2 ऑप्शन में, मतलब सिस्टीन। अच्छा सिस्टीन का स्पेलिंग भी यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कितना जो बनाने वाले कितने अच्छे तरीके से बनाया है। सिस्टीन का स्पेलिंग भी 2 क्वेश्चन में, और साइटोसिन तो हो नहीं सकता, तो नाइट्रोजनस बेस है, चलिए वो तो एलिमिनेट हो गया। बाकी मिथियोनिन, अब सिस्टीन ये मिथियोनिन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ एक बार आंसर क्या होगा।
देखिए जो साइटोसिन होता है ये तो आपका डीएनए में प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर बेसिकली बेंजीन रिंग जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया, अगर आपको नहीं याद है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। 2 नाइट्रोजन, यहाँ 3 नाइट्रोजन बेसिकली आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। 3 नाइट्रोजन आप बना दीजिए एक रिंग में, और इन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड ओ डाल दीजिए, और यहाँ पे NH2 डाल दीजिए। ये नाइट्रोजन बेसिकली यहाँ होना चाहिए ना। तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैंने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल बताया, उस वीडियो से जाके देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो साइटोसिन तो आपने हटा दिया, बाकी सिस्टीन और मिथियोनिन में देख लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग अलग होता है, सिस्टीन और सिस्टीन का। तो ये उन्होंने बहुत ही ख़राब किया कि स्पेलिंग पे भी आप लोगों को फंसा दिया। तो अगर आप लोगों को याद है तो थायोल ग्रुप जो होता है वो सिस्टीन में ही प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है आपका, सिस्टीन में कि सिस्टीन में, इनमें से भी कौन सा सिस्टीन में प्रेजेंट होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला आपको लर्न ही करना पड़ेगा। सिस्टीन का स्पेलिंग CYSTEINE होता है, ठीक है। जो सिस्टीन का स्पेलिंग होता है CYSTEINE होता है सिस्टीन का स्पेलिंग, ठीक है। तो जो आपका 18th नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बी हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इन्होंने ये कर दिया है, तो कुछ क्वेश्चन छोड़े भी जा सकते हैं एग्जाम में। जरूरी नहीं है आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको आता है तो कर दीजिए, अगर आपको नहीं आता है उन क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। तो 100% अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर 50-60% भी सही करके आते हैं, अगर आप 60 to 70% भी सही करके आते हैं तो आपका परसेंटाइल अराउंड 98-99 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 50 to 60% करके आइए, 60 to 70% आप करके जितना आपको आता है, आप 90% आता है आप 90%, लेकिन जितना भी कीजिए वो सही कीजिए। मेरा बोलने का ये मतलब है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से परसेंटाइल बहुत नीचे चला जाता है, ठीक है। इसका आंसर 16 हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन गिवन बिलो इज वाटर सॉल्यूबल, ये पूछा गया है यहाँ पे आपसे, ठीक है। 4 विटामिन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, C, D, E और K। तो कौन सा वाटर सॉल्यूबल है? तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है, मतलब पूरा एक ही तरीका है लेकिन उसमें मेरे को याद करने का मैंने एक अजब सा एनालॉजी बना के रखा है, ठीक है। एक में आपने बकेट लिया, ठीक है, ऐसा। उस बकेट में आपने पानी भर दिया और उस बकेट को आपने सनलाइट में रख दिया, ठीक है, सनलाइट में रख दिया। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद इस तरीके से सन है यहाँ पे और आपने इसे सनलाइट में रख दिया। कुछ देर बाद क्या हुआ, अच्छा आपको पता है ना कि सनलाइट से कौन सा विटामिन आता है? सनलाइट में होता है विटामिन डी। विटामिन डी आया इसमें और फिर बाद में आपने इस पानी को यूज़ कर लिया फॉर बाथिंग और फॉर एनी पर्पस। तो फिर क्या आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी चला जाएगा इससे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही याद रहता है ये चीज़, तो मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। आपको नहीं याद रहता तो आप डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। तो जो विटामिन डी है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं होता है। देखिए 2 तरह के विटामिन होते हैं। तो पहले मेन चीज़ तो बता दूं आपको, एक होता है फैट सॉल्यूबल और एक होता है वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। जो फैट सॉल्यूबल होते हैं बॉडी में लंबे टाइम के लिए रहते हैं और जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं बॉडी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इनको हम लोग को बार बार लेने की जरूरत पड़ती है। तो फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 4 जो आपके जो विटामिन है ये आपके फैट सॉल्यूबल है। उन चारों का नाम क्या है? A, D, E, K। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अच्छा इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया था, इसको उल्टा करके लिख दिया था। इसका मतलब है कीड़ा, ठीक है। तो कीड़ा टेक्निक से आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो कीड़ा का मतलब क्या है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है। तो कीड़ा जैसे कि बेसिकली फैट होते हैं ना बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ कीड़ा जैसे बियर ग्रिल्स को आपने देखा होगा, बियर ग्रिल्स डिस्कवरी चैनल पे एक जो आते हैं क्या क्या कीड़ा खाते हैं, वो बहुत ही फैट कीड़ा सब खाते हैं ना। तो कीड़ा से ऐसे दिमाग में आता है कि वो फैट होते हैं, मोटे होते हैं। इसलिए जो विटामिन के, ई, डी और ए है वो फैट सोल्यूबल होगा आपका, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल नहीं है वाटर सोल्यूबल हो गया। तो ऑप्शन देखिए यहाँ ई, के, ई, डी, कीड़ा का के, ई, डी आ गया, तो ये तो फैट सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल तो हो नहीं सकता। तो विटामिन सी आपका वाटर सोल्यूबल होगा। तो बेसिकली टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप 4 विटामिन का नाम याद रखिए, के, ई, डी और ए। कीड़ा, ठीक है, कीड़ा आपका फैट सोल्यूबल होता है क्योंकि कीड़ा मोटा होता है जनरली, तो कीड़ा आपका फैट सोल्यूबल होता है। यहाँ से आपको याद रहेगा कि वाटर सोल्यूबल कौन है, जो के, ई, डी, ए में नहीं आएगा। तो के, ई, डी 3 ऑप्शन में था, तो वाटर फैट सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल कौन हो गया? सी। अच्छा, और सी के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी बोलते हैं उसको। स्कर्वी डिजीज होता है विटामिन सी के डिफिशियंसी से। विटामिन डी से क्या होता है? वैसे तो बायो वाले बच्चे अभी एक लिस्ट आपको पकड़ा देंगे लंबा सा, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिकेट्स होता है, ठीक है। वैसे ई और के का भी आप लोग देख लीजिएगा बुक से, है ना।
20 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा बेस इनमें से प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, कभी कभी देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ जाता है। 2014 में इनका क्वेश्चन है, डीएनए में कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। यूरेसिल तो प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए एडिनिन है, एडिन तो प्रेजेंट होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है, साइटोसिन। ये क्यूनोलिन क्या है, ये तो बेसिस ही नहीं है, मतलब नाइट्रोजनस बेस ही नहीं है ये तो डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होने वाला। तो ये तो ऑप्शन में ऐसे ही आ गया है ना। अब जरूरी नहीं है ऑप्शन में यूरेसिल ही देगा, डीएनए में ये भी तो प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये भी एक बेस है। क्यूनोलिन तो बेस है ही, लेकिन वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता ना, इसीलिए इसको भी टिक करेंगे हम लोग। आपको कल याद रखना है ये प्रेजेंट होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। बाकी कोई ये क्यूनोलिन, यूरेसिल ये सब प्रेजेंट नहीं होता है डीएनए में, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, जो बहुत बच्चे यूरेसिल यूरेसिल करते रहते हैं उन लोगों के लिए। वैसे ये क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। यहाँ क्या गिवन है हम लोगों को, पूछा गया है सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स। अब ये थोड़ा बायो रिलेटेड है, तो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बायो रिलेटेड ये सब फोटोसिंथेसिस हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो देखिए ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक केल्विन साइकिल करके आप लोग बायो में पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत लोग से इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो ये बायो वाले स्टूडेंट से आप लोग पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका कोई बैचमेट जो 10th में थे आपके साथ और 11th में बायो में चले गए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर जनरली आप इसे लर्न कर सकते हैं। ये तो फैक्ट है और आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, समझे। तो ये एक फैक्ट है आपका, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ग्लूकोज का, वो 18 मोल्स मॉलिक्यूल लगता है उसमें एटीपी का, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्ट है इसलिए मैंने इतना डार्क से लिख दिया है, वैसे मैं सबको इरेज करके स्मॉल में लिख देता हूँ यहाँ पे। फैक्ट क्या है आपको कि 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लगता है आपका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सिंथेसिस में, ठीक है। बेसिकली केल्विन साइकिल में ना एक कार्बन पर कार्बन 3 एटीपी जनरेट होता है ना, 3 एटीपी। तो 6 कार्बन के लिए कितने एटीपी जनरेट होगा, 6 इंटू 3 18। तो ये वैसे भी आपको ये तो पता करना ही पड़ेगा कि एक कार्बन के लिए 3 होता है। तो ये डायरेक्टली आप फोटोसिंथेसिस में टोटल याद कर लीजिए ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए 18 मॉलिक्यूल्स लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना पड़ेगा। एटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। बस, अच्छा मैंने गलती से बोल दिया कि वो प्रोड्यूस होते हैं, वो एटीपी यूज होते हैं, ठीक है, यूज होता है एटीपी, है ना। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज, ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है आपका। तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, साइक्लोहेक्सेन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, 6 कार्बन का रिंग दिखाते हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को। तो ये भी आपका एक जो फ्यूरानोज, ये फिर आपको जो पायरेनोज रिंग है उसको दिखाने का एक और तरीका है। ये पायरेनोज रिंग को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में बेसिकली आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये चेयर फॉर्म है, आपको पता है ना, ये आप आइसोमेरिज्म में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, क्या क्या। तो वही एक चेयर फॉर्म है इसमें, ये कार्बोहाइड्रेट। ये सिंपली यहाँ पे पूछा है, ये कीटोहेक्सोज है, अल्डोहेक्सोज है, अल्फा फ्यूरानोज है, अल्फा पायरेनोज है। तो देखिए रिंग से आपको देखने चलते पायरेनोज है, तो पायरेनोज तो एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो पायरेनोज से ये डी हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से जानना चाहते हैं अल्फा है कि बीटा है, तो देखिए यहाँ पे OH ऊपर साइड में लगा हुआ है, CH2H यहाँ आपका ऊपर साइड में है, और फर्स्ट कार्बन पे आपका जो OH है वो बाहर साइड निकला हुआ है ना। तो ये कैसा बॉन्ड है आपका, ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल। तो ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन में है ना, तो ये आपका अपोजिट साइड है दोनों, है ना। तो ये आपका मतलब अल्फा हो जाएगा, है ना। तो पायरेनोज से आप जान सकते थे पायरेनोज है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको जो साइक्लोहेक्सेन का एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, बहुत बच्चे सोचते हैं सिलेबस में नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में उतने अच्छे से नहीं गिवन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मेन बात है कि आपको प्रीवियस ईयर, देखिए कोई भी टॉपिक को ये जज करने से पहले कि वो आपकी सिलेबस में है या नहीं, आप पीवाईक्यू खोल के देख लीजिए। अगर पीवाईक्यू में उस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब वो सिलेबस में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में है, ये जो टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा, या फिर जब हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे उसमें मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। वैसे ये पायरेनोज है, आपको देख के पता चल गया कि 6 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन, मतलब 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये पायरेनोज रिंग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन का आंसर डी हो जाएगा। 23rd नंबर पे क्या बोला है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसेकेराइड इज। ये डाइसेकेराइड गिवन है
है ना। रिंग एक फ्यूरेनोज है कि देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन को मिला के 6 मेंबर्ड रिंग है ना। 6 मेंबर्ड रिंग को तो पायरेनोज बोलते हैं। दो ऑप्शन में फ्यूरेनोज वाले दो ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गए, बी और सी तो आउट हो गए। और ये कौन सा है, ये आपका रिंग भी कौन सा है, ये आपका फ्यूरेनोज रिंग, ये पूछा नहीं है। कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है यहाँ पे वो पूछा गया। देखिए यहाँ पे ये दोनों अपोजिट साइड में, तो ये बॉन्ड कौन सा है, तो ये वाला फॉर्म कौन सा है, ये आपका अल्फा फॉर्म है। दोनों अपोजिट साइड है ना, तो अल्फा फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है आपका, ये देखिए यहाँ पे ये नीचे साइड है और यहाँ पे भी इस साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म है आपका। तो ये लिंकेज आपका हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए, ये पायरेनोज है और अल्फा ग्लाइक, क्योंकि अल्फा फॉर्म है, ये भी अल्फा फॉर्म है ना, तो अल्फा अल्फा के बीच में अल्फा लिंकेज बनता है इसलिए। अभी अल्फा बीटा कैसे पहचानते हैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज आर कॉल्ड, जो दो फॉर्म्स होते हैं उनका नाम होता है एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स एक अल्फा और बीटा, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं, ऐसे डायस्टेरियोमर्स जो सिर्फ एक कार्बन, एक स्पेसिफिक कार्बन एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हो, जैसे कि ये C1 के अराउंड डायस्टेरियोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे, तो ये आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको पूरे डिटेल में ही समझना पड़ेगा, तो मैं आपको इसके लिए डिटेल लेक्चर बनाने वाला हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। वैसे ये दोनों एनोमर्स होते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म, C1 के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस होता है बस, बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव्स पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट, तो टॉलेंट टेस्ट वो देते हैं जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से, देखिए सुक्रोज जहाँ आ गया वो तो रिड्यूसिंग होता नहीं हो, तो मैंने आपको बताया था सुक्रोज दो ऑप्शन में हट गया। बाकी बी और सी में से देख लीजिए तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जनरली आपके रिड्यूसिंग होता है। इसमें कुछ और दे दिया, एसिटोफेनॉन, हेक्सेनल, तो ये सब तो आपने सुना नहीं है इस तरीके से। हेक्सेनल जो है वो एल्डिहाइड होता है, एसिटोफेनॉन कीटोन होता है, और कीटोन जनरली टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, तो ये तो दे देगा लेकिन ये नहीं देगा, तो एक भी नहीं देने से तो ऑप्शन तो गलत हो गया ना। जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज दे देता था, सुक्रोज नहीं देता तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पेयर्स पूछा है ना, तो पेयर में दोनों देना चाहिए, सिर्फ एक के देने से काम नहीं चलेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज की वजह से ए और डी हट गया, एसिटोफिनॉन की वजह से ऑप्शन सी हट गया, तो ऑप्शन बी बच गया। ठीक है, तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन आज के लिए बहुत है, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा हम लोगों का, तो आज मैं 25 क्वेश्चन ही रखता हूँ और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट स्लाइड ले आता हूँ, ये आपका आंसर की है, आप 25 क्वेश्चन तक यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, आंसर किया। और लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, हाउ वाज द लेक्चर, या आप कमेंट, प्रोवाइड फीडबैक बिलो इन कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे बता सकते हैं लिख के। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, है ना। इफ यू आर हेल्प विद दिस कंटेंट देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसा ही कंटेंट हम लोग के चैनल से चाहिए तो। और प्लीज़ वॉच दैट प्लेलिस्ट इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसमें मैंने बायोमोलिक्यूल्स की ट्रिक्स बना के दी हुई है, तो उसका आप वॉच कर सकते हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।